हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने बात की थी कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। जिसका मैंने आपको कारण बताया था कि जो बृहद्रथ जो हैं वो भी अब अशोक की तरह ही अहिंसा की नीति पर चलना चाहते थे, क्योंकि इनके ऊपर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। परंतु प्रॉब्लम ये है कि जो राज्य की जो सीमा है वहाँ पर यवन जो है, यवन यानी कि इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, ये आक्रमण करने के लिए खड़े हुए थे। और जो पुष्यमित्र शुंग जो है, इनके जो सेनापति थे, उनका कहना है कि हमें अपनी राज्य की रक्षा के हेतु इनसे लड़ना चाहिए। लेकिन बृहद्रथ इस बात को लेकर गंभीर नहीं थे, तो अंत में राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गए। इस प्रकार आप देखते हैं तो मौर्य वंश का पतन हो जाता है और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन शुंग वंश के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए हैं उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्री और पुत्र यानी कि संघमित्रा और महेंद्र को साइलोन भेज दिया था। साइलोन यानी कि आज का श्रीलंका। और इन्होंने कई स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें जो प्रमुख रूप से जाना जाता है वो है हमारा सांची का स्तूप, ठीक है, जिसकी जो खोज है वो की थी जनरल टेलर ने सन 1818 में। ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत ही पवित्र स्थल है। फिर इन्होंने क्या किया है, और भी स्तूपों का निर्माण कराया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 80,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। इसके साथ साथ आप देखते हैं जैसे कि कसराबाद स्तूप हो गया हमारा, देव कोठार का स्तूप जो कि रीवा में है, सतधारा स्तूप जो कि हमारा रायसेन में ही है। ऐसे बहुत सारे स्तूपों का इन्होंने निर्माण कराया है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए, बौद्ध धर्म की कुछ अच्छी शिक्षा देने के लिए इन्होंने कुछ अभिलेखों का भी निर्माण कराया है। जिसमें से आप देखते हैं तो गुर्जर अभिलेख जो कि हमको दतिया से प्राप्त होता है, और जबलपुर में स्थित रूपनाथ अभिलेख जो कि जबलपुर की सिहोरा तहसील से हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमको अशोक से संबंधित अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अब शुंग वंश के बारे में। तो मैंने आपको बताया शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों, इनका संबंध विदिशा से रहा है। और इन्होंने क्या किया, अब ये मगध की राजगद्दी पे बैठ चुके हैं और इन्होंने विदिशा पर मतलब अवंती महाजनपद की कार्यभार संभालने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने जो पुत्र हैं अग्निमित्र, उनको विदिशा का शासक बना दिया या विदिशा का राज्यपाल बना दिया। अग्निमित्र जो है एक बहुत दूसरे तरीके से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि जो कालिदास है उनकी जो पहली रचना है मालविका अग्निमित्र, उनके जो नायक है वो है अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र में इन्होंने क्या बोलना चाहिए, अग्निमित्र जो हैं उनकी और मालवा की एक राजकुमारी है मालविका, उनकी प्रेम कहानी का इन्होंने वर्णन किया है। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि मालविका अग्निमित्र के नायक कौन है, तो वो हमने आपको बताया अग्निमित्र है। तो वो किस वंश से संबंधित है, तो दोस्तों आप जानते हैं वो शुंग वंश से संबंधित है। फिर मैंने आपको अब बताया था अभी कि पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने बृहद्रथ की हत्या क्यों की थी, कि इस राज्य की सीमा पर यवन आकर खड़े हुए हैं, उनकी सेना तैयार है। तो होता यह है कि इन्हीं के समय यानी शुंग वंश के समय ही यवनों का आक्रमण जो है वो भारत पर होता है। तो यवन कौन है, हिंद यूनानी इनको कहा जाता थे या इंडो ग्रीक इनको कहा जाता है। तो होता यह है कि यवनों के जो राजा हैं इस समय वो है डेमेट्रियस प्रथम। तो डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया, इस समय आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुंग और इनके पुत्र जो अग्निमित्र ने इनके जो आक्रमण का काफ़ी सफलतापूर्वक सामना भी किया। परंतु इसके बावजूद भी जो डेमेट्रियस प्रथम जो है उसने पंजाब का जो क्षेत्र है वो उस पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर ही क्या कर लिया, अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, वहाँ पे जो राजधानी बनाई उसका नाम था साकल, जो आज के सयालकोट जो है वहाँ पर स्थित थी। इस प्रकार आप देखते हैं कि पंजाब का जो क्षेत्र है अब यवनों के कब्जे में आ गया। फिर हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों का विनाश कर दिया था। परंतु जब आप देखते हैं सतना जो है, सतना में स्थित भरुत स्तूप,
ये जो प्रश्न है दोस्तों कई बार पूछा गया है कि भरुच स्तूप कहाँ पर है, तो ये सतना में स्थित है। इसका जो निर्माण है ये शुंग काल में ही हुआ है। इसकी जो खोज है दोस्तों वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरुच स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो इसमें पता चलता है कि इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कब हुआ है, शुंग काल के समय हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने विनाश नहीं किया, इन्होंने जबकि बौद्ध धर्म को क्या किया है, संरक्षण किया है। तो जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इन्होंने 80,000 स्तूपों का विनाश कर दिया था जो अशोक ने बनाए थे, वो कहीं ना कहीं मिथ्या प्रतीत होती है। फिर दूसरी बात जो इनसे पता चलती है हमको, जो सांची का जो स्तूप था उसके चारों ओर जो वेदिका है, चारों ओर आप देखेंगे तो गोल गोल एक वेदिका का निर्माण किया गया है और तोरण द्वार का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। तो इससे हमको भी पता चलता है कि वो इन्होंने बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं संरक्षण किया है। फिर बात आती है एक और प्रश्न जो इनसे संबंधित है पुष्यमित्र शुंग से। इनके एक पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिन्होंने क्या किया, एक रचना की है जिसका नाम है महाभाष्य, जो कि पणिनि जो कि एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने एक रचना की थी अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत का पहली व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये बोलते हैं पढ़ने में काफ़ी कठिन था, तो इसको समझाने के लिए जो पतंजलि ने इसके ऊपर एक टीका लिखा था जिसका नाम मैंने आपको बताया महाभाष्य है। तो दोनों प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की। तो होता यूँ है कि आगे चलते चलते शुंग वंश के 5वें शासक जो है वो आ जाते हैं, जिनका नाम है भागभद्र इनका नाम था। फिर इस समय क्या होता है दोस्तों, जो यवनों की एक दूसरी शाखा जो है वो आ जाती है। पहली शाखा का पतन हो जाता है तो दूसरी शाखा जब आ जाती है तो उन्होंने क्या किया, अपने एक राजदूत को इनके दरबार में भेज दिया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने क्या किया, भागभद्र, कई बुकों में भागवत भी लिखा है और कई जगह भागभद्र लिखा है, तो मैं भागभद्र बोलता हूँ इसको। तो इन्होंने क्या किया, हेलियोडोरस ने, भागभद्र जो है इनके दरबार में रहे और भागवत धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया। तो भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु से जो संबंधित है, और इस धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया दोस्तों, विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जो आज भी आप देखेंगे स्थित है, ठीक है, जिसे आज खम बाबा के नाम से जाना जाता है। और आज भी दोस्तों ये जो गरुड़ स्तंभ जो है आज भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लोग इसे देखने जाते हैं, जो कि विदिशा में स्थित है। फिर यवनों में एक राजा का नाम और आता है जिसे हमें जानना चाहिए, जिसका नाम था मिलिंद, जिसका नाम जनरली बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो मिलिंद के नाम से आता है, और इसका एक्चुअल में जो नाम है वो है मिलिंडर नाम इसका आता है। तो मिलिंडर जो है, इनके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है मिलिंद पन्नों से मिलती है। तो मिलिंद पन्नों क्या है, मिलिंद पन्नों में मिलिंडर और एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, जिसका नाम था नागसेन, इनके बीच में कुछ प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन होता है कि मिलिंडर के जो दिमाग में कई प्रश्न थे जो नागसेन से वो पूछते हैं और नागसेन उनको उसका उत्तर देते हैं, जिससे वो मिलिंद जो है काफ़ी सेटिस्फाई हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो ऐसी जानकारी हमको जो है मिलिंद पन्नों से प्राप्त होती है। ये मिलिंडर जो है, ये भी मैंने आपको बताया यवनों में एक शक्तिशाली राजा थे। इनके जो सिक्के हैं दोस्तों हमको हमारे शहडोल जो है वहाँ से भी प्राप्त होते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है इस क्षेत्र से रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम शुंग वंश के बारे में जो अपना डिस्कशन है समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।